गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का +1 कॉमर्स में स्वागत है। आज तक आपने साइंस के विषय पढ़े हुए हैं, आर्ट्स के विषय भी आपने पढ़े हैं, लेकिन कॉमर्स के विषय आपने नहीं पढ़े। इसका कारण है कि कॉमर्स के विषय स्टार्ट ही +1 से होते हैं, 11वीं कक्षा से होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आज हमारा विषय रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, तो पहले उसका परिचय जान ले। किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो पहले उसकी जानकारी होना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में जैसे जैसे बढ़ाव होता जा रहा है, बहुत सारे लेन देन होते हैं, नगद भी होते हैं, उधार भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन चलता है। इतना याद रखना किसी व्यक्ति के लिए शायद संभव ना हो पाए। तो इन्हें एक उचित तरीके से लिख कर रखना, ताकि समय पर किसी व्यक्ति का हिसाब किताब बताया जा सके, समय पर हम अपनी लाभ हानि जान सके कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कितना हमें लाभ हो रहा है अथवा कितनी हानि हो रही है, हमारी व्यवसायिक स्थिति पहले से कैसी है, आज के दिन हमारी पोजीशन कैसी है, जिसे हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। इन सब को जानने के लिए हमें उन सभी लेन देनों को एक उचित तरीके से लिख कर रखने की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस सब के लिए जो लिखने का कार्य है वो एक अकाउंटिंग फील्ड है। लेकिन अकाउंटिंग फील्ड का कार्य केवल घटनाओं को लिख कर रखना ही नहीं है। आज के समय में एक व्यक्ति, एक व्यवसाय जब कोई वस्तु बनाता है तो उसकी लागत कितनी आई, क्योंकि उसी के आधार पर तो वो उसका विक्रय मूल्य रखेगा, बेचने का मूल्य रखेगा। तो कितनी लागत आई ये भी हमारे अकाउंटिंग फील्ड बताएगा। और उसके बाद क्या लागत को कैसे कम किया जा सकता है, ताकि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, कंपटीटर हैं, हम उनसे मुकाबला कर सके। ये जानकारी भी हमें अकाउंट्स देता है। इसके अलावा इनकम टैक्स देना है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना है, जिसको जीएसटी कहते हैं, उसके लिए भी हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। और कभी अगर न्यायालय में किसी विवाद में इन आंकड़ों की आवश्यकता पड़ जाए तो ये आंकड़े वहां पर प्रमाण के रूप में प्रयोग भी होते हैं। तो देखा हमने कि अकाउंट्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो चलिए, हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो हम अकाउंटिंग की परिभाषा से शुरू करेंगे। परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन, किसी के द्वारा कहे गए कथन को हूबहू कहना, ये परिभाषा होती है। मान लेते हैं किसी विद्वान ने कोई विचार रखे अकाउंटिंग के बारे में, और उन्हें मैंने जब दूसरे व्यक्ति को सुनाया तो थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ दिया। उस व्यक्ति ने अगले व्यक्ति को सुनाया, उसने भी थोड़ा सा जोड़ दिया या कुछ कम कर दिया। और ऐसे करते जब कुछ हाथों से जाएगा, कुछ व्यक्तियों से होकर गुजरेगा, तो शायद उसका रूप ही कुछ बदला नजर आए। इसलिए परिभाषा हूबहू होती है, जैसे उन्होंने कहा था किसी विषय के विषय में, उसको यूं का यूं कहना परिभाषा होती है। तो चलिए परिभाषा करते हैं। परिभाषा में कोई व्यक्ति
प्रयास करता है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी के अनुसार जब ऐसा होता है तो वहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, शुरुआत हो जाती है, बिगिन माने शुरू करना, और यहाँ पे क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ये बंद करना, ये शुरुआत करना, ये बंद करना बहुत जरूरी है। जब भी कभी किसी की परिभाषा हो तो ऐसे रखे कॉमा ये। देखिए, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। प्राय यानी ज्यादातर, 100% नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादातर, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, हर जो व्यावसायिक उपक्रम है अपना लेखांकन सिस्टम रखता है। इट इज ए मीन्स का मतलब होता है साधन। इट इज ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, ये कलेक्ट करने का, एकत्रित करने का साधन है। समराइजिंग, उनको सारांश करने का साधन है। एनालाइजिंग, विश्लेषण करने का। एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, और मुद्रा के रूप में लिखने का इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो भी व्यवसाय की बिजनेस, जो भी व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं हैं। देखिए, इसको हिंदी में कहा गया है प्राय। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित, गौर करने की बात है, व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। हमारा व्यवसाय और पड़ोसी का व्यवसाय, पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को कुछ माल बेचा, उससे हमारा क्या लिंक है? हाँ, अगर पड़ोसी हमें माल बेचे, हम किसी को बेचे, तब तो लिंक हुआ। तो इसीलिए व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में, मॉनेटरी फॉर्म में जो भी कुछ लिखा जाएगा सब मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा। मुद्रा के रूप में मतलब होता है, मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने 20 फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर को मुद्रा में काउंट कीजिए, कितने मूल्य का है, 2000, 5000, 7000, जितने का है उसे मौद्रिक रूप कहते हैं। तो कोई भी वस्तु हम मुद्रा में लिखेंगे। अगर हम भैंस भी खरीदते हैं तो भैंस को क्वांटिटी में नहीं, उनकी मात्रा में नहीं, उनका मूल्य बनाना पड़ेगा, उनको मूल्य में परिवर्तित करना पड़ेगा और तब लिखना पड़ेगा। एकत्रित करने, सारांश बनाने, इसको सारांश करना, समरी करना। विश्लेषण करना, विश्लेषण होता है इनसे जानकारी निकालना, ये हमारे लिए उचित है, अनुचित है, मेरे फायदे में है, मेरे नुकसान में, इनसे ये विश्लेषण करना और जानकारी देने का साधन और विभिन्न पक्षों को जानकारी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, चलिए एक और परिभाषा भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या है ये? आपने ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सुना होगा। अगर ऐसा नहीं सुना होगा तो ऐसे सुना होगा, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो सभी कंपनियों के खातों को ऑडिट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, चेक करते हैं, ताकि उनमें कोई गड़बड़ ना हो और कोई जानबूझकर फ्रॉड ना करे। और अगर कर दे तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ लेते हैं कि यहाँ इन्होंने ऐसी गड़बड़ की है। तो हमारे देश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको जो बनाती है वो संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से अमेरिका में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं उनकी संस्था का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उन्होंने एक परिभाषा दी है, देखिए क्या कहा है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग कला है। कला क्या होती है? चाय बनाना सबको आता है, चाय पत्ती, चीनी, दूध गरम किया, हो गई चाय।
जब दो व्यक्ति सेम चाय पत्ती चीनी लेकर चाय बनाते हैं, दोनों की चाय में क्या सेम टेस्ट आता है? नहीं ना। किसी की चाय बहुत टेस्टी लगती है और किसी की चाय थोड़ा सा, समझ गए, कि थोड़ा कम अच्छी लगती है। तो इसका मतलब एक कला है, साइंस भी है, सबको ये चीनी चाय पत्ती दूध डालना है, ये विज्ञान भी है, लेकिन कला भी है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, लिखना, क्लासिफाइंग, उनको वर्गीकृत करना। ये क्लासिफाई क्या होता है? एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे एंटर करते हैं, उस वक्त आप ये नहीं बता सकते कौन सा बच्चा किस कक्षा का है, लेकिन जैसे ही बेल लगती है और उसके बाद बच्चे अपने अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो अपने आप 7th के 7th की क्लासरूम में, 12th के 12th में और +1 के +1 में चले जाते हैं। तो ये अपने आप क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया। तो इसी तरह से हम अकाउंट्स का पहले रिकॉर्ड करते हैं और फिर वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग जगह रखते हैं, एंड समराइजिंग, और फिर उसको समराइज करते हैं। कोई फिल्म तो देखी होंगी आपने बहुत, कोई पूछे कि फिल्म की स्टोरी क्या थी, तो 3 घंटे की मूवी को आप 15-20 मिनट में बता देते हैं। यही तो समरी है, और लगभग सारा पार्ट आ जाता है, मेन पार्ट सारा आ जाता है, यही समरी है। तो हम समराइज भी करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक इस अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हम मनी में करते हैं। अभी इससे पहले भी परिभाषा में भी मैंने बताया था कि जो भी लिखना है अकाउंटिंग में, वो सब मुद्रा में लिखना है, मात्रा में नहीं, मुद्रा में। 4 पीस नहीं, 4 पीस कितने रुपए के बनते हैं उसमें। हाँ, ये फर्क है, अमेरिका में डॉलर में लिखेंगे, हमारे यहाँ रुपए में लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और किन को लिखना है, चाहे इवेंट्स हो, घटनाएं हो, या ट्रांजैक्शंस हो, कोई लेन देन हो। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन, कुछ लिया कुछ दिया, पैसे लिए पैसे दिए, या किसी से माल खरीदा या किसी को माल बेचा, इस तरह की चीजों को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, घटनाओं को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जो कम से कम किस तरह के हों, ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, वित्तीय प्रकृति के हों, फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। ये वित्तीय प्रकृति क्या है बेटा? वित्तीय प्रकृति का मतलब हुआ कि वो वित्त से संबंधित हो। ऐसी देखिए 2 घटनाएं होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा मैनेजर कंपनी छोड़ के, हमारी संस्था छोड़ के चला गया, इसका असर पड़ेगा, हो सकता है अच्छा पड़े, हो सकता है बुरा पड़े, पर कितना पड़ेगा इसे नहीं बता सकते। तो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल कैरेक्टर ऐसा कैसे होता है, ये तो मैंने बताया, फाइनेंशियल नेचर ना होना। फाइनेंशियल नेचर जिसको आप मुद्रा में माप सकते हो, किसी को सैलरी देना, कमीशन देना, जो भी है, जिसको आप मुद्रा में माप सकते हो, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ, और केवल इतना ही नहीं करते कि हम ये करते हैं, इसके अलावा इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ, उनके परिणामों से हम व्याख्या भी करते हैं, परिणामों से, कि वो हमारे कितने काम आएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, तो वो अपने दृष्टिकोण के अनुसार इन खातों को देखकर उससे इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है। लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 परिभाषाएं कर ली। इन 2 परिभाषाओं से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या चीज है। ठीक है, चलिए अब हम इसके उद्देश्यों का वर्णन करेंगे। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे लेखांकन की विशेषताएं। क्या होता है विशेषता? फीचर्स ओब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, एक ही बात। क्या होती है विशेषता? जो किसी में विशेष हो उसे विशेषता कहते हैं। जैसे कि मेरे 2 कान है, नहीं, गलत, 2 कान तो सबके हैं। अच्छा मेरी 5 उंगली है, ये विशेषता होगी? नहीं, ये भी विशेषता नहीं है।
क्योंकि सबके 5 उंगली है। लेकिन अगर किसी के एक और उंगली आ जाए या किसी के एक उंगली कम हो जाए तो ये विशेषता है। गौर करना, विशेषता का मतलब अच्छाई नहीं है। अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी होना, लंबा होना, मोटा होना, ठिगना होना, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विशेषता यानी जो आम लोगों में नहीं होता उससे अलग है, ये विशेषता। ऐसे ही हमारे जो हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं उन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी विशेषताएं निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसके गुण और अवगुण नहीं कर रहे, इसके अंदर गुण भी हैं अवगुण भी हैं, वो बाद में छाटेंगे। तो अभी तो फिलहाल विशेषताएं निकाल रहे हैं। पहली है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग कला भी है, लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी है। कला भी है तथा विज्ञान भी है। देखिए कला क्या है? कला वो विधि है जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करती है, जो लक्ष्य पहले से है उसको प्राप्त करने में मदद करती है, ये कला है। अब लेखांकन में देखिए आप, व्यवसायिक लेन देन, जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उनको आप लिखते हैं, लेखा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको समराइज करते हैं। तो ये सब कला ही तो है। और रही बात लेखांकन विज्ञान भी है। अब विज्ञान क्या होती है? ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा जो निश्चित सिद्धांतों के आधार पर हो, जिसके अंदर कोई सिद्धांत हो और उन सिद्धांतों के आधार पर हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, हमारा अकाउंटिंग भी विज्ञान है। हाँ, ये उस तरह का विज्ञान नहीं है जो लैब में टेस्ट किया जाता है। उसमें तो हर बार वही परिणाम निकलता है। यदि कोई इतनी मात्रा में किसी चीज का मिश्रण करे तो उसका नतीजा वही होगा जो पहली बार हुआ था। लेकिन हमारे बिजनेस में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो मैं इसे पूर्ण विज्ञान भी नहीं कहूँगा, पर है, विज्ञान जरूर है, क्योंकि हमारे सिद्धांत हैं, लेखांकन के सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए ही +1 से आगे क्लासेस चल रही है, +1 +2 वगैरह वगैरह। अगर ऐसा ना होता तो कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही अकाउंट सीख लेता। लेकिन अकाउंट्स के फील्ड में माहिर होने के लिए आपको अगले कुछ वर्ष देने होंगे। तो विज्ञान भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, सेकंड पॉइंट है, इसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही लिखते हैं, केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का ही लेखा होता है। जो लेखा वित्तीय प्रकृति का नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, उसको हम अकाउंट्स में जगह नहीं देते। जैसे कि एक मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाए तो हो सकता है उससे प्रभाव पड़े, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो। कितना पड़ेगा हम इसको पैसे में नहीं नाप सकते, मुद्रा में नहीं नाप सकते, ये वित्तीय प्रकृति का नहीं है, इसलिए इसका लेखा इसमें नहीं होगा। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पहले तो वो वित्तीय नेचर का होना चाहिए। जैसे कि कुर्सियां वित्तीय नेचर की होती हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। और कुर्सियों को मात्रा में नहीं लिखना, लिखना भी मुद्रा में ही है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में ही लिखना है। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग, वर्गीकरण करना। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उनको अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शुरू में हम एक बुक में लिखते हैं जिसका नाम है जर्नल, रोजनामचा। एक बुक जल्दी जल्दी लिखने के लिए हम एक ही बुक में लिखते हैं। बाद में जब हमारे पास समय होता है तब हम उसको अलग अलग अकाउंट में लिखते हैं। सैलरी को सैलरी में, जितनी बार सैलरी दी जाएगी सब उसी में। राम का खाता अलग बनेगा, श्याम का अलग बनेगा, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, ऐसे सबके खाते अलग अलग बनेंगे। और जितनी बार एंट्री होंगी सारी एंट्री एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। जबकि पहले तो एक बुक उठाई थी, सारी एंट्री उसमें कर दी, जो कुछ हुआ लेन देन वो इसमें करते गए। लेकिन अगर कोई इसी के आधार पे पूछे, राम पूछे मेरा हिसाब बताओ, तो कैसे बताओगे? इसलिए हम इनको क्लासीफाई भी करते हैं, वर्गीकृत भी करते हैं। और समराइजिंग, सारांश बनाना,
बाद में इसको जोड़ के टोटल करके हिसाब निकाल लिया जाता है और पूरा बिजनेस का एक सारांश निकाल लिया जाता है, कुल मिलाकर क्या कहना चाहते हैं, तो सारांश भी किया जाता है। कम्युनिकेटिंग, सूचनाएं प्रदान करना। क्या बिजनेस के जो अकाउंट्स बनते हैं क्या केवल मालिक को ही देखना होता है? नहीं, मालिक तो देखता ही देखता है, मैं मना नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तो मालिक ही देखता है इन खातों को, लेकिन इसके अलावा अगर किसी बैंकर ने आपको लोन दे रखा है तो वो भी इन खातों को देखना चाहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देखना चाहता है किस व्यवसाय में हम ज्यादा टैक्स लगाए, किस व्यवसाय में कम टैक्स लगाए। इसी प्रकार से और संस्थाएं भी इनको देखती हैं। तो जो जो संस्थाएं, जो जो पक्ष इनको देखते हैं, इनको जरूरत पड़ती है उन्हें, तो हमें उन्हें सूचनाएं प्रदान करना भी इसका काम है। अकाउंटिंग में ये पार्ट भी आता है। और 7th है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों की व्याख्या करना। जो परिणाम आते हैं उनको अलग अलग पक्ष अलग अलग नजरिए से देखता है। जैसे हम एक थिएटर में कोई मूवी देखते हैं, कुछ बच्चे एक साथ गए, मूवी देखी उन्होंने, बाद में पूछा बेटा आपको मूवी कैसी लगी। एक बच्चा जिसे गानों का बहुत शौक है, अगर उस मूवी में गाने नहीं मिले तो उसे मूवी अच्छी नहीं लगेगी, क्या मूवी है, बकवास मूवी है। अगर उसमें जैसे डिशुम डिशुम लड़ाई होती है, अगर किसी बच्चे को वो लाइक है और अगर वो चीज नहीं मिली तो किसी उसे अच्छी नहीं लगी, और मिल जाए तो बहुत अच्छी है। एक ही मूवी है, एक ही समय में देखी जा रही है, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग है। तो इसी प्रकार से जितने पक्षकार हैं सबका अलग अलग नजरिया। मालिक क्या चाहता है? मालिक चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और मेरी संपत्तियां भी बढ़े, मेरा व्यवसाय सुदृढ़ हो, मेरी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, ताकि मैं भविष्य में कंपटीशन हो फाइट कर सकूं। एक बैंकर क्या चाहता है? बैंकर चाहता है कि उसने जो आपको लोन दिया हुआ है वो सुरक्षित रहे और समय पर ब्याज मिलता रहे, उसका दृष्टिकोण ये है। सरकार क्या चाहती है? टैक्स वगैरह लगाना, जीएसटी लेना, इनकम टैक्स लगाना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये था हमारा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चों अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, लेखांकन के उद्देश्य। आप सभी जानते हैं कि हम सब जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। अगर आप कॉमर्स में आए हैं तो आप एक उद्देश्य लेकर आए। इसी तरह से जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करना है हमें अकाउंटिंग, लेखांकन की आवश्यकता क्यों है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, जो व्यवसाय की ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन माना लेन देन, और वो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस, व्यवसाय में जो लेन देन हो रहा है उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, एक सुव्यवस्थित तरीके से नियमित लेखे रखना क्या जरूरत है। जब सरकार आपसे आपके खाते मांगती है कि आप अपने डाटास दिखाइए, अपनी रिपोर्ट दिखाइए, तो यदि आपने सिस्टमैटिक नहीं रखा होगा तो कैसे प्रस्तुत करोगे। इसी तरह से दूसरा कार्य है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के लाभ अथवा हानि की गणना करना। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अगर उसमें लाभ ही नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे हो, कैसे पता चलेगा मुझे लाभ हो रहा है या कैसे पता चलेगा मुझे हानि हो रही है। जब तक आप उसका रिकॉर्ड नहीं रखोगे, अकाउंटिंग नहीं बनाओगे, तो कैसे बताओगे। और वो भी लाभ हानि ऐसा नहीं होता रोज बताना, एक वर्ष के बाद जाके हम जानकारी चाहते हैं कि हम क्या कमा पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना है तो आपको खाते बनाने होंगे, अकाउंटिंग करनी होगी। इन्हीं वजहों से तो अगर बच्चों आप किसी कंपनी में जाके देखिए तो जो लोग उत्पादन करते हैं
मैं मानता हूं उनकी संख्या बहुत होती है, लेकिन वहाँ एक ऑफिस भी होता है जिसमें एसी वगैरह, कूलर वगैरह लगे होते हैं और कुछ क्लर्क और अकाउंटेंट वगैरह काम कर रहे होते हैं। वो सारा काम को लेखा जोखा रखते रहते हैं। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि आपकी तो जरूरत ही नहीं है, बस उत्पादन ही करने की मेन जरूरत है। नहीं, उत्पादन करना भी जरूरी है, लेकिन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। थर्ड, टू असरटेन, ज्ञात करना, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। क्या होता है वित्तीय स्थिति? लाभ कमाना, मानता हूं लाभ कमाना एक अलग बात है, लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर किसी व्यवसाय को लंबे समय तक चलना है तो उसे लाभ भी कमाना पड़ेगा और उसकी व्यावसायिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने अपनी पूंजी तो बहुत कम लगा रखी हो और कर्ज की पूंजी बहुत ज़्यादा लगा रखी हो, और यदि कर्जदारों ने अपना पैसा मांग लिया तो ऐसे में यदि वो नहीं चुका पाया तो बिजनेस आपको बंद करना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस में कितना ही प्रॉफिट कमा रहे थे, है कि नहीं? और वैसे भी आज के ज़माने में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करते हो तो ज़्यादा दिन तक आप व्यवसाय में अकेले नहीं रह सकते। कम प्रॉफिट पे ही आप रह सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा आपको देना ही नहीं चाहेंगे। अगर आपका प्रतिद्वंदी आपसे सस्ती वस्तु बनाएगा, क्यों आपसे खरीदेंगे लोग? तो बेटा, तो बच्चों, ये है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट लॉस। यहां पे हमने कहा प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, अब कह रहे हैं शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना। ये ठीक है, प्रॉफिट आया, पर क्यों आया? क्या इस प्रॉफिट को और नहीं बढ़ा सकते? अगर लॉस आया तो क्यों आया? क्या इस लॉस को रोका नहीं जा सकता? तो इन कारणों को जानना भी, इसके लिए भी हम करते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा फेल हो गया, तो हो गया, फिर वो अपने जो पेपर दिए वो क्यों देखना चाहता है? वो क्यों जानना चाहता है कि मैं फेल क्यों हुआ? वो अपनी कमी को ढूंढना चाहता है ताकि मैं उस कमी को अगली बार ना करूं। इसी तरह किसी गेम में भी होता है, कोई टीम हारती है तो वो इसका विश्लेषण करती है। तो यहाँ पे टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों एवं कपटों को रोकना और इनका पता लगाना। अशुद्धियों एवं कपटों को रोकना तथा इनका पता लगाना। अशुद्धि, एरर एंड फ्रॉड। एरर होता है गलती हो जाना, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी, आपसे भी। फ्रॉड, कपट, ये तो केवल कपटी व्यक्ति ही करता है। समझ गए दोनों में फर्क? गलती किसी से भी हो सकती है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, कोई एंट्री गलत हो सकती है, लेकिन कोई जानबूझकर पैसे को हड़पना चाहे और उसके लिए एंट्रियों में गड़बड़ करे, वो कपट है। तो चाहे गलती हो या कपट हो, उनको रोकना, प्रिवेंट, रोकना। पहले तो कोशिश करें कि ये गलती और कपट ना हो, और अगर हो गया तो डिटेक्ट करना, उसको ढूंढना। तो यही कह रहा है, अशुद्धियों एवं कपटों को रोकना तथा इनका पता लगाना। अगर हो गया तो उसे ढूंढिए सॉरी, कि कहां पर ऐसा हुआ है। अब उसके बाद है सिक्स्थ, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना। जितनी भी पार्टीज इन अकाउंट्स को यूज कर रही है, उन सबको सूचनाएं उपलब्ध कराने का भी एक ये उद्देश्य भी, ये भी उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब हम करेंगे अकाउंटिंग के कार्य, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के क्या कार्य है? पहला कार्य है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, पूर्ण और नियमित लेखे रखना। व्यवसाय में जो भी लेन देन हो रहा है, किसी को पैसा दिया जा रहा है, किसी से लिया जा रहा है, किसी से माल खरीदा जा रहा है, किसी को बेचा जा रहा है, उस सब का एक पूर्ण लेखा रखना, ये इसका कार्य है। नंबर 2,
कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। इससे संबंधित जो भी पक्षकार हैं, चाहे मालिक है या कोई कर्ज देने वाला है, बैंक है, सरकार है, जो भी पार्टीज हैं, उनको इसके वित्तीय परिणामों को उपलब्ध कराना भी इसका कार्य है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना। जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करना, अर्थात कहीं उनका गबन तो नहीं हो रहा। अगर किसी चीज का रिकॉर्ड ना हो तो हो सकता है कोई कर्मचारी इसको चुरा ले, तो ये सब रिकॉर्ड रहता है, इसी वजह से बिजनेस की संपत्तियां सुरक्षित रहती है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। समय समय पर सरकार हमसे जीएसटी लेती है, हमसे मतलब एक व्यवसाय से इनकम टैक्स लेती है, तो वो सूचनाएं मांगती है, तो ये सूचनाएं भी देना, जो कानूनी औपचारिकताएं हैं, लीगल नीड्स हैं, उनको पूरा करना, ये भी इसका कार्य है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, प्रबंध को सहायता देना। जो प्रबंध करते हैं, यानी वो जो प्रबंधक कहलाते हैं, उन्हें समय समय पर डिसीजन लेने होते हैं कि क्या कोई बोली हम छुड़वाएं या ना छुड़वाएं, इसकी लागत कम कैसे करें, अपने प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, तो उन्हें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो ये कार्य भी यहाँ पर होता है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, प्रबंध को सुविधा प्रदान करना, सहायता देना। और अब लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व निर्धारण। क्या होता है कि जैसे बड़ी संस्था होती है, उसके अंदर विभिन्न विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो प्रत्येक विभाग का एक कार्य दे दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है, जिससे कि उसके जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाए। अब अगर एक विभाग बहुत ज़्यादा माल परचेज कर रहा है तो दूसरे की ड्यूटी भी बनती है उसे उतना बनाना, और तीसरे की ड्यूटी बनती है कि उसे उसी हिसाब से बेचना। तो ये सारी चीज़ें हमारे अकाउंटिंग के कार्य में आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो बच्चों अब हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन का चक्र। देखिए, जैसे साइकिल का चक्र होता है, पहिया होता है, उसी तरह से ही है। पहले ये होगा बिजनेस में, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ऐसे करके अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती है, कोई लेन देन होता है, और वो भी व्यवसाय से संबंधित और मुद्रा में मापा जा सके, ये सारी बातें हो चुकी हैं। उस लेन देन को सबसे पहले हम जर्नल की बुक में लिखते हैं। एक बुक होती है, उसका नाम होता है जर्नल। गौर करना, आपने अब तक जर्नल की स्पेलिंग GENERAL लिखा होगा, लेकिन वो जर्नल नहीं है, वो सामान्य होता है, ये जर्नल है। और इस जर्नल का अर्थ होता है रोजनामचा, इसको जो हिंदी में कहते हैं रोजनामचा, जर्नल। तो पहली जो बुक है वो जर्नल की है, जो भी लेन देन हुआ पहले हम जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में लिखने के बाद, उसके बाद, क्योंकि जर्नल में तो सभी कुछ लिखा है, लिया दिया कुछ भी हुआ सब एक जगह लिख दिया। अब उसको बाद में हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के लिए लेजर उठाते हैं। लेजर भी एक बुक है, पर उसमें सभी के नाम से अलग 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 अकाउंट बने हुए हैं, खाते बने हुए हैं। यहाँ पर कोई खाता नहीं बना, वहाँ सब एक साथ लिखे जा रहे हैं, यहाँ अलग अलग अकाउंट। तो जर्नल से लेजर में। अब एक ये हमने एरो लगाया है, कभी कभी जब कोई व्यवसाय बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें जर्नल अकेले व्यक्ति से नहीं संभल पा रहा, तो हम इस जर्नल के टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े का मतलब बजाय एक बुक लगाने के, उसकी बजाय इतनी बुक्स लगा देते हैं। क्या इतनी लगानी पड़ेंगी? नहीं, ये तो व्यवसाय के ऊपर डिपेंड है, कितना बड़ा बिजनेस है। अगर बिजनेस छोटा है तो पहले इससे काम चलाए, बड़ा है
इसमें से कुछ बुक्स लगे, और बड़ा है तो सारी रखे, वो तो डिपेंड करता है। तो या तो जर्नल बनेगा या फिर ये बुक्स बनेंगे, इनको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि की बहियां, यानी ये भी ओरिजिनल एंट्री की बुक है, ये भी। तो इसमें क्या करेंगे, बजाय जर्नल लिखने के हम ये 7-8 बुक बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या है ये। पहली बुक है कैश बुक। कैश बुक केवल कैश और बैंक से संबंधित एंट्री करेगी, जिसकी वजह से कैश आए या जाए, जिसकी वजह से बैंक में पैसा आए या जाए, उन्हीं को हम कैश बुक में लिखेंगे। चाहे माल खरीदो, चाहे माल बेचो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन होनी वो कैश चाहिए। उसके बाद दूसरा है परचेज बुक, क्रय बही। परचेज बुक में केवल उधार माल खरीदने की एंट्री होती है, क्योंकि नगद खरीद लिया वो तो इसमें चला गया कैश बुक में, तो इसमें उधार माल खरीदने की एंट्री होती है। फिर तीसरी बुक आ गई सेल्स बुक। इसमें भी केवल उधार माल विक्रय की एंट्रीज होती है। और फिर आ गया परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न, अगर आपने कोई माल परचेज किया है और वो किसी वजह से खराब निकल आया या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आप अगर उस माल को वापस पहुंचा देते हैं तो आप इसे अलग बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक, ताकि हमें 1 वर्ष के बाद पता चल जाए कि हमारा माल कितना वापस जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा जाता होगा तो हम उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह सेल्स रिटर्न बुक है, ये बताती है कि अगर हमने कोई माल सेल किया है और उसमें से माल वापस आ रहा है, वो चाहे किसी वजह से वो माल खराब है या कुछ क्वालिटी का फ़र्क है, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्य विपत्र बही। ये बुक अभी आपको नहीं पढ़ाई गई है, वैसे तो कोई भी बुक नहीं पढ़ाई गई, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा बता दिया, ये थोड़ा बाद में बताया जाएगा, क्योंकि ये जिन लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं उनसे हम कुछ बिल ले लेते हैं और उस बिल के आधार पर ये बुक बनती है। तो अभी पढ़ाना आपको आवश्यक नहीं है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको ये सारी बुक्स पढ़ाएंगे, एक एक बुक पढ़ाई जाएगी। तो बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, एक बिल्स पेबल बुक होती है। इसका उल्टा होता है बिल्स पेबल बुक। अगर हमने किसी की पेमेंट करनी हो और वो हमसे साइन करवा ले कागज़ पे कि आप मेरे इतने महीने बाद पैसे दे दीजिएगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम साइन कर दे तो हमारे बिल्स पेबल बुक रखनी पड़ती है। तो बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक बाद में समझाई जाएंगी। अब है जर्नल प्रॉपर। यहाँ भी जर्नल लिखा था, यहाँ भी जर्नल लिखा है, लेकिन इसके साथ प्रॉपर लिखा है। क्यों लिखा है प्रॉपर? क्योंकि जर्नल का मतलब था ये सब कुछ आ जाना, और प्रॉपर का मतलब है अगर इनमें से किसी में कोई एंट्री नहीं आ पाती है, किसी को जगह नहीं मिलती है, तो अब भी वो जर्नल में जाएगी, लेकिन तब उसका नाम जर्नल नहीं, जर्नल प्रॉपर रह जाएगा। यानी विशिष्ट रोजनामचा, वो कब? जब इनमें से किसी में नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया कि आपकी एंट्रीज या तो जर्नल में जाएंगी अथवा इन बुक्स में जाएंगी। ये दोनों में से एक, दोनों एक ही बात है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री शुरुआत है, और उसके बाद फिर लेजर में आ जाएंगी। लेजर में चाहे यहाँ से आओ चाहे यहाँ से, एक ही बात है। तो लेजर में आएंगी, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक बुक है, ये बहुत सारी बुक है, ये भी बुक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस कोई बुक नहीं है। ट्रायल बैलेंस कोई बुक नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो कुछ पेजेस में बनाया जाता है। वो क्या बनता है कि इन लेजर का सारांश किया जाता है, टोटल करके हर एक का हिसाब निकाल लिया जाता है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, मेरे पास रोकड़ कितना है यानी कैश कितना है, बैंक में कितना है, मैंने किसी की पेमेंट क्या करनी है, सब कुछ निकाल लिया जाता है। उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और ट्रायल बैलेंस एक पेज पर बनता है, वो 1-2 पेज में सिमट जाता है, वो तो व्यवसाय के ऊपर डिपेंड है। और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो बराबर आता है। अगर उसका बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा गणितीय शुद्धता आ गई है, अर्थात हमने ठीक ठाक लिख लिया है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है, और फिर वो गलती हमें ढूंढनी होगी। ठीक है बच्चों? ओके। और अब लास्ट में है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये व्यापारिक खाता, ये हमें सकल लाभ बताता है।
सकल लाभ का मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटा प्रॉफिट। सिर्फ इसमें परचेज और सेल्स होते हैं और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनको घटाने के बाद आपस में करके जो बचता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें शुद्ध लाभ निकाला जाता है कि कितना शुद्ध लाभ हुआ। और फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें बताती है हमारी व्यवसायिक स्थिति कैसी है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, किस किस प्रकार के, हमारे दायित्व कैसे हैं, किस किस प्रकार के दायित्व हैं, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में पढ़ेंगे। अगर आप गौर करें तो हम +1 में इन सभी को पढ़ने जाएंगे। जी हाँ, पढ़ने वाले हैं, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे हम सारे। तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि अभी आपको कोई बात समझ में ना आई हो। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।